वेलकम टू वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है हर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें इंग्लिश के पोर्शन में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और अनसीन पैसेज करना बहुत मुश्किल लगता है। आज की ये वीडियो हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कॉम्प्रिहेंशन और अनसीन पैसेज पे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन होती क्या है, कितने टाइप के पैसेजेस जो हैं वो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं और उनके क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटी हैं उनमें। और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि किसी भी पैसेज को करने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है, किस तरह उसे अंडरस्टैंड किया जाता है और किस तरह से उसके क्वेश्चंस आंसर को सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट कर देते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन की मीनिंग क्या है। अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में देखें, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि जब आपके पास कोई पैसेज आता है तो आपने उसे इस तरह से रीड करना है कि आप उसे अंडरस्टैंड कर सकें। राइटर का मकसद ही ये होता है कि आप उसकी दी हुई जो टॉपिक होता है उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें और फिर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर दे सकें। तो सिर्फ पढ़ना मकसूद नहीं होता बल्कि उसे अंडरस्टैंड करना भी लाजमी होता है। अब देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन की कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 डिस्कर्सिव पैसेज और नंबर 2 फैक्चुअल पैसेज। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। यह डिस्कर्सिव पैसेज वो पैसेजेस होते हैं जो कि बहुत क्लियर नहीं होते फैक्चुअल की तरह। इसमें टॉपिक रैम्बल करता है, घूमता रहता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। मतलब ऐसा पैसेज होता है जिसमें राइटर की सजेशंस हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आप उससे इत्तेफाक कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। हम एक ऐसा पैसेज देखते हैं जो कि डिस्कर्सिव है। इस पैसेज में राइटर ने बताया है कि सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी चीज़ है। अब सेल्फ स्टडी अच्छी है या नहीं है इससे रीडर इत्तेफाक कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो ऐसा पैसेज जो कि फैक्ट पर ना हो और इसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर ना हो, पूरा रीडर को पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि राइटर कहना क्या चाहता है, उसको डिस्कर्सिव पैसेज कहा जाता है। सेकंड पे देखते हैं फैक्चुअल पैसेज वो पैसेज होता है जो बेस करता है फैक्ट पे, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो रियलिस्टिक हो, फैक्ट पर मबनी हो, ऐसा पैसेज फैक्चुअल पैसेज कहलाता है। और ऐसे पैसेजेस बहुत क्लियर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे हम ये देखते हैं पैसेज, ये है ग्लोबल वार्मिंग पे। शुरू में ही पता चल गया कि ये पैसेज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और इस पैसेज में जितनी भी बातें होंगी वो ग्लोबल वार्मिंग से ही रिलेटेड होंगी। तो फैक्चुअल पैसेज वो पैसेज होता है जो कि बहुत क्लियर होता है और फैक्ट पर मबनी होता है, जबकि डिस्कर्सिव पैसेजेस वो पैसेज होते हैं जो कि बहुत क्लियर नहीं होते और ये राइटर की सजेशंस हो सकती हैं या फिर उसके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। होप कि आपको इन दोनों का फ़र्क समझ आ गया होगा। और अब हम देखते हैं कि हमें अपनी कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए कौन कौन सी टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले जब आपके पास पैसेज आता है, यानी बिफोर यू रीड, तो आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले आपकी अटेंशन होनी चाहिए कुछ मेन फीचर्स पे। आप सरसरी तौर पे अपना पैसेज देखें। दूसरे नंबर पे आप ये देखिए कि इस पैसेज में कोई इंट्रोडक्शन तो नहीं है। थर्ड पे आप देखिए कि ये पैसेज असल में क्या कह रहा है। अभी इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रैंडमली पढ़ लीजिए और देखिए कि इसमें क्या कह रहा है वो। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके ये देखिए कि इसमें कोई हेडिंग्स तो नहीं है। अगर हेडिंग्स हैं तो आपने उन हेडिंग्स को अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपने ये देखना है कि अगर इस पैसेज में कोई बोल्ड वर्ड्स हैं तो उसे भी आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये तो सारी वो एक्टिविटीज़ थी जो हमने बिफोर रीडिंग करनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब हम इसे रीड करते हैं फिर क्या करना है। फर्स्ट पे हमें इसे जल्दी से रीड करना है ताकि हमें एक अच्छा सा जर्नल आइडिया मिल जाए। सेकंड पे हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा रीड करें और फिर अंडरलाइन करें उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो हमें उसमें इम्पॉर्टेंट लगते हैं। थर्ड पे हम देखते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस है उसे हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे, उन पैसेजेस में जहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है वहाँ वो क्वेश्चंस हैं या नहीं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें आप अगर अपने जहन में रखेंगे तो क्विकली आपका पैसेज जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब एक
पैसेज है जिसे हम देखेंगे कि किस तरह से हमें उसको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, अंडरलाइन करना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देखने हैं। तो अपना पैसेज स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पैसेज है जो आप सोचिए कि ये एग्जामिनेशन हॉल में आया है। अब इस पैसेज में हमें अपनी उन बातों को याद रखना है जो कि हमने टिप्स और ट्रिक्स आपको बताई थी। सबसे पहले हमने इसको क्विकली रीड आउट करना है ताकि हमें इसका जनरल आइडिया मिल जाए, और उस जनरल आइडिया से हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये पैसेज डिस्कर्सिव है या फिर फैक्चुअल। तो स्टार्ट करते हैं। इस पैसेज में 3 से 4 पैराग्राफ्स हैं। तो ये फर्स्ट पैरा है, इसे हम स्टार्ट करते हैं और साथ में उन लाइंस को भी देखेंगे, उन वर्ड्स को देखेंगे जिन्हें हमें लगता है कि हम इसे अंडरलाइन कर लें। फर्स्ट, कीप योर वॉच एक्यूरेट। फॉर सम पीपल moving up the time on their watch will help them get up earlier. For others, they will remember that the time on the watch is wrong and will disregard it altogether. It may be helpful to set your watch just 2 minutes ahead instead of 5 or 10. अब देखें यहाँ पे जो फर्स्ट पैरा है इसे हमने जल्दी से रीड किया है, जिससे हमें इतना तो पता चल गया कि ये फैक्चुअल नहीं है, ये एक राइटर की सजेशंस हो सकती हैं, जिसमें वो ये कहता है कि अपने घड़ी का जो टाइम है उससे बिल्कुल एक्यूरेट रखें। जो लोग रखते हैं 5 या 10 मिनट आगे, उससे ये होता है कि उनको पता होता है कि उनका टाइम जो है गलत है, तो जब अलार्म बजता है तो वो सोते रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी जो घड़ी है उसका टाइम तो ऑलरेडी रॉन्ग है। सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही वो हेल्पफुल होता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उस रॉन्ग टाइम को डिसरिगार्ड कर देते हैं। अब डिसरिगार्ड यहाँ जो वर्ड है इसका मतलब है इग्नोर, तो वो अपने अलार्म को इग्नोर करते हैं। हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बात कही है, 2 बातें हमें जो है वो अहम लगी हैं। एक तो ये कीप योर वॉच एक्यूरेट, कि अपना जो टाइम है अपनी वॉच का वो बिल्कुल एक्यूरेट रखें। और दूसरा हमें जो यहाँ पे लगा है वो ये है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इसे डिसरिगार्ड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं अपने अलार्म को, जिसकी वजह से वो लेट हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट पैरा है और हमें इसमें 1-2 बातें जो अंडरलाइन करने वाली थी हमने कर ली। अब हम चलते हैं सेकंड पे। ओके, सेकंड पे देखते हैं। सेकंड पैरा हम पढ़ते हैं इसे और इसमें देखते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस हो सकती हैं जिसे हमें अंडरलाइन करना चाहिए। कीप अ क्लॉक, फोन, कंप्यूटर और एनीथिंग दैट डिस्प्लेस टाइम इन ईच रूम ऑफ योर हाउस. One of the easiest ways to run late is simply by not realizing that the time is passing as quickly as it is. अब यहाँ पहली जो सजेशन दी है राइटर ने वो ये कहा है कि अपने घर के हर कमरे में जो चीज़ आपको टाइम बताती है वो लाजमी रखें, चाहे वो क्लॉक हो, फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो। और दूसरी जो बात की है वो ये कि सबसे जो हम आसानी से जो लेट हो जाते हैं वो इस बात से हो जाते हैं क्योंकि हमें रियलाइज़ ही नहीं करते कि टाइम जो है वो बहुत तेज़ी से पास होता है। तो भाई इस पैराग्राफ में हमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन लगी है वो ये लगी है, लास्ट वाली, टाइम इज़ पासिंग एज क्विकली एज इट इज़। तो ये चीज़ हम रियलाइज़ नहीं करते, तो हम इसे अंडरलाइन करते हैं, आगे हमें क्वेश्चन में पता चलेगा। ओके, थर्ड पैराग्राफ, सेट ऑल योर क्लॉक्स एंड वॉचेस टू द सेम टाइम. Don't be an optimist. Things usually take longer than what you would expect, even without major delays. If you have a dinner appointment at 7:30 p.m., don't think you can work till 7 p.m. Then take a bath, dress, and reach on time. Realistically, calculate the time you will take at each step and then add 10 minutes more to allow for unexpected delays, or you cannot get to your job done in time. अब यहाँ थर्ड पैराग्राफ में एक बात तो ये है कि आपके घर में जितनी घड़ियाँ हैं उनका टाइम तकरीबन सेम रखें ताकि आप ना उलझें, क्योंकि आपको इतना ऑप्टिमिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक हमें ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लगी, हम इसे अंडरलाइन करते हैं। चीज़ें जो हैं वो हम जितनी उम्मीद करते हैं ना उतनी तेज़ी से नहीं होती। यानी कि हम अगर सोचते हैं कि हमें अगर कहीं जाना है तो हम अगर एस्टिमेशन लगाएंगे कि हम आधे घंटे में सारा काम कर लेंगे, नहा भी लेंगे, कपड़े भी पहन लेंगे और वहाँ पहुँच भी जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इतना ऑप्टिमिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जो है थोड़ा सा डिलेज होती हैं। तो हमें जो दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट लगी वो ये लिखा है, इवन विदाउट मेजर डिलेज
डिलेज़ यहाँ मतलब है लेट होना, तो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी लेट होती रहती हैं। और अगली लाइन जो है, रियलिस्टिकली कैलकुलेट द टाइम यू विल टेक एट ईच स्टेप एंड देन एट 10 मिनट्स मोर टू अलाउ फॉर अनएक्सपेक्टेड डिलेज। तो हर काम 10 मिनट पहले कर लें। तो रियलिस्टिकली कैलकुलेट द टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे हम अंडरलाइन करते हैं। अनएक्सपेक्टेड डिलेज यानी कि जो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं ना कि हमें आगे पता नहीं हो कि आगे कुछ और ट्रैफिक जैम हो सकता है या किसी भी वजह से हम लेट हो सकते हैं, तो उसको भी रखते हुए अपने जहन में टाइम को 10 मिनट पहले ही करना शुरू कर दें। तो ये हमारा थर्ड हुआ कंप्लीट। इसमें जो भी हमें चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी हमने इसे अंडरलाइन कर लिया। ओके, फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। वेक अप व्हेन यू आर सपोज टू वेक अप, डोंट हिट द स्नूज बटन, कीप ऑन लाइन इन बेड एंड वॉच टीवी एट द वेरी स्टार्ट ऑफ योर डे। अब जब आपको उठना है तभी का अलार्म लगाएं। कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि अलार्म लगा लेते हैं 10-15 मिनट पहले का और उठना उन्हें 10-15 मिनट बाद होता है, तो वो अपना जो बटन है स्नूज कर देते हैं। तो इस तरह की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू राइटर। Maybe you can try even setting your clock 10 minutes earlier than you need. If you have difficulty with this, move your alarm clock to somewhere away from your bed. That way you will have to get up to turn it off. तो सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अपना मोबाइल, अपनी जो भी चीज़ जिसमें अपना अलार्म लगा रखा है, अपने बेड के नज़दीक ना रखें ताकि उठ के जाना पड़े और फिर आप एटलीस्ट उठ जाएं। Commit yourself to being 15 minutes early for everything. If you have to reach your place of work at 8, don't even tell yourself this. Just tell yourself and everyone else who listens, but don't annoy them or make them think that they are late or early. I have to be work at 7:45. If you do this, you will be on time even with little unforeseen delays. You will be on time even with a traffic jam. फोर्थ पैराग्राफ में जो हमें लगी कि ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन हो सकती है वो है कमिट योर सेल्फ टू बीइंग 15 मिनट्स अर्ली। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये लगी है, ये लास्ट देखिए आप, इफ़ यू डू दिस यू विल बी ऑन टाइम इवन विद लिटिल अनफोर्सीन डिलेज। यहाँ अनफोर्सीन का मतलब भी अनएक्सपेक्टेड है कि यानी कि वो डिलेज जो आप अचानक जो है फेस करते हैं। यू विल बी ऑन टाइम इवन विद अ ट्रैफिक जैम, क्योंकि आगे की जो डिलेज़ हैं वो आपको नहीं पता है, अनएक्सपेक्टेड हैं, अनफोर्सीन है। तो अगर ट्रैफिक में आप फंस भी जाते हैं तो आप ऑलरेडी अपने आप से कमिट कर चुके हैं कि आप 15 मिनट आपने पहले पहुंचना है, तो आप वक्त पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शंस हैं, चारों पढ़ते हैं और फिर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे बताते हैं कि कौन सा जो है वो सही है। फर्स्ट, वी शुड बी डैश इन अप्रोच विद टाइम मैनेजमेंट। देखिए, फर्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक, फिर पेसिमिस्टिक, फिर थर्ड है रियलिस्टिक और फोर्थ है यूटोपियन। अब हमें सबकी मीनिंग ना भी आए तो हमने ये अपने थर्ड पैराग्राफ में पढ़ा था टाइम, ये हमने अंडरलाइन किया हुआ था। तो थर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन इसमें मैच नहीं होते। पेसिमिस्टिक और यूटोपियन तो वैसे ही नहीं होते, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक इसमें नहीं आएगा क्योंकि हम अपने पैराग्राफ में इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सेकेंड देखते हैं, बी, इट इज़ गुड टू कमिट योर सेल्फ डैश फॉर एवरीथिंग। आपने इसको पढ़ा था फोर्थ पैराग्राफ में। इसके ऑप्शंस देखते हैं पहले, टू बी लेट, सेकंड टू डिले, थर्ड टू बीइंग 15 मिनट्स अर्ली और फोर्थ टू सर्च द लास्ट मोमेंट। अब आप यहाँ देखें कि हमने ये फोर्थ में पढ़ा था। देखिए, कमिट योर सेल्फ टू बीइंग 15 मिनट्स अर्ली फॉर एवरीथिंग। तो थर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक है। सी पे चलते हैं। द पैसेज हाईलाइट्स फर्स्ट ए द वैल्यू ऑफ टाइम, बी और सेकंड है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अहेड ऑफ टाइम, थर्ड द वैल्यू ऑफ बीइंग अप टू टाइम और फोर्थ है द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम। तो ये जो है हमें ये भी हमारा फोर्थ पैराग्राफ में बताया था कि हमें किस चीज़ पे अपना जो है वो पैसेज को हाईलाइट क्या करता है हमें, कि अपने जो भी हमारा टाइम है जिसको हमने मेंशन किया है उससे हमें थोड़ा सा पहले काम करना चाहिए। तो यानी सेकंड है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अहेड ऑफ टाइम इज़ द करेक्ट आंसर।
ओके, डी देखते हैं। टू बी पंक्चुअल वी शुड, ऑप्शंस, फर्स्ट हिट द स्नूज बटन ऑफ द अलार्म क्लॉक, और सेकंड गेट अप एट द राइट टाइम, थर्ड स्टार्ट वॉचिंग टीवी इन द मॉर्निंग, कीप ऑन लाइंग इन बेड, और फोर्थ है कीप ऑन लाइंग इन बेड। तो फर्स्ट पैरा हमारा क्या बताता था हमें कि हमें कब उठना चाहिए, पहले, बाद में, या बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हमें रखना चाहिए। कीप योर वॉच एक्यूरेट, गेट अप एट द राइट टाइम, मतलब टाइम आपने अगर एक्यूरेट रखा होगा तो आप राइट टाइम पे उठेंगे। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे ही मिल रही है, सिर्फ रीडिंग करने से फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द नैरेटर डज नॉट डिनाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी जस्ट आफ्टर वेकिंग अप, फर्स्ट हिटिंग स्नूज बटन, सेकेंड कीप ऑन लाइंग इन बेड, थर्ड वॉच टीवी, और फोर्थ वेकअप व्हेन यू एक्चुअली हैव टू। तो फर्स्ट हमारा है ऑप्शन फोर्थ, वेकअप व्हेन यू एक्चुअली हैव टू, तभी उठें जब आपने उठना है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही यूजेस द वर्ड डिले। तो डिले वर्ड का मतलब हमने आपको बताया था पैराग्राफ में कि यहाँ पे मतलब लेट है। तो फर्स्ट है लेट, सेकंड टर्न ऑफ, थर्ड डिसरिगार्ड, एंड फोर्थ एक्यूरेट। तो यहाँ पे राइटर का जो मतलब था डिले से वो है लेट, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर बीइंग डिलेड इज, तो एक जो है बड़ा रीज़न क्या हो सकता है, फर्स्ट देखते हैं। एब्सेंस ऑफ क्लॉक, फ़ोन और कंप्यूटर, सेकंड बीइंग ओवर इंडल्ज्ड इन वर्क, एंड थर्ड नॉट रियलाइजिंग दैट टाइम पासिस क्विकली, और फोर्थ है नॉट कीपिंग अ मार्जिन इन द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ वर्क। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन हमेशा ऐसे ही होते हैं जो आपको बहुत रिजेंबल लगे एक दूसरे से। अब हमने यहाँ पे सेकंड में पढ़ा था, हमारा जो सेकंड पैराग्राफ था कि टाइम इज़ पासिंग एज क्विकली एज इट इज़। तो अब जी देखिए, इसमें जो थर्ड है नॉट रियलाइजिंग दैट टाइम पासिस क्विकली, तो सबसे जो बड़ा रीज़न हमें नैरेटर ने बताया था डिले होने का, वो यही बताया था कि हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कितनी जल्दी से गुजर जाता है। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बीइंग अहेड बाय डैश मिनट्स शुड बी एवरीवन्स कमिटमेंट। अच्छा जी, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी जो हमने पढ़ी थी फोर्थ में, लेकिन इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट 10 मिनट्स, सेकंड 15 मिनट्स, थर्ड 5 मिनट्स, और फोर्थ 30 मिनट्स। तो कितने मिनट पहले जो है हमने अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि हम पहले काम करेंगे। देखिए, कमिट योर सेल्फ टू बीइंग 15 मिनट्स अर्ली, तो ये हमारी लाइन हम अंडरलाइन कर ली थी हमने। तो ऑप्शन हमारा सेकंड ठीक है, 15 मिनट्स। नेक्स्ट देखते हैं। द ऑथर यूजेस द वर्ड अनएक्सपेक्टेड इन पैराग्राफ 4, ही मीन्स से, इसका क्या मतलब था। तो हमने जो है आपको इस अनफॉरसीन का बताया भी था कि मतलब अनएक्सपेक्टेड डिलेज है। देखिए ऑप्शन उन्होंने फर्स्ट कमिट, सेकंड अनफॉरसीन, थर्ड एनवाई, और फोर्थ स्नूज बताया है। तो यहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड वर्ड था वो अनफॉरसीन। नेक्स्ट देखते हैं। विच वर्ड कन्वेज द ऑपोजिट ऑफ रियलिस्टिकली। रियलिस्टिकली का ऑपोजिट बताना है, हमें एंटोनियम बताना है। फर्स्ट है इम्प्रैक्टिबल, सेकंड रेशनल, थर्ड अचीवेबल, एंड फोर्थ प्रैग्मेटिक। अब ये जो नीचे के तीन ऑप्शन हैं ये तो नहीं हो सकते, तो रियलिस्टिकली का बिल्कुल ऑपोजिट जो हमें यहाँ ज़्यादा लगता है वो है इम्प्रैक्टिबल, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच वर्ड मीन्स डिसरिगार्ड, तो यहाँ हमें डिसरिगार्ड की क्या मीनिंग बताई थी। अटेंशन, फर्स्ट सेकंड कंसीडर, थर्ड इग्नोर, और फोर्थ रिगार्ड। तो वहाँ क्या था, डिसरिगार्ड का मतलब इग्नोर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द नैरेटर डिनाइज अस टू, हाँ, बी रियलिस्टिक, सेकंड बी ऑप्टिमिस्टिक, थर्ड कीपिंग योर वॉच एक्यूरेट, और फोर्थ वेकअप व्हेन वी आर सपोज टू। किस चीज़ का हमें राइटर ने मना किया है, ये हम अपना पैराग्राफ देखते हैं। अच्छा, ये हमने किस में पढ़ा था, अब देखिए थर्ड पैराग्राफ में है डोंट बी एन ऑप्टिमिस्ट। तो हमने ये थर्ड में पढ़ा था कि ऑप्टिमिस्ट नहीं होना है, बल्कि टाइम क्योंकि बहुत तेज़ी से गुजरता है, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता, तो पूरी उम्मीद बिल्कुल नहीं होना है इस बात से कि हम ये काम कर लेंगे। तो हमारा जो है वो सेकंड ऑप्शन बी ऑप्टिमिस्टिक बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ हमारे जो है पैराग्राफ ख़त्म हुआ, और हमने जिस तरीक़े से इसको समझा, आपने भी किसी भी अपने एग्ज़ाम्स में इसे अच्छी तरीके से समझना है, सेकंड अंडरलाइन करना है, और थर्ड जब आप क्वेश्चन पर जाएंगे तो आपको अपनी वो अंडरलाइन जो आपने वर्ड्स किए हैं उसमें से आपको
आंसर मिल जाएगा। तो ये जो एक डिटेल वीडियो हमने कॉम्प्रिहेंशन की बनाई है इसीलिए बनाई थी कि इसमें थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये कॉम्प्रिहेंशन करनी है। हाँ, अगर जो है आपने इसमें टाइम का भी ख्याल रखना है क्योंकि ये स्टार्टिंग है, तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के फिर ही करना है। बहुत जो है हम लोग सम टाइम स्किम कर लेते हैं अपने पैराग्राफ्स को, तो फिर चीज़ें छूट जाती हैं। तो आपने उसे ओवरलुक नहीं करना है, बल्कि एक सरसरी सी रीडिंग करने के बाद उसको एक अच्छी रीडिंग करनी ही पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड इट एंड हाउ टू अंडरलाइन द वर्ड्स, और फिर क्वेश्चन किस तरह से निकालने हैं, अच्छी तरह से समझ आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई और समझ आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।